everyone, welcome to Learnify. In this video, we are going to study chapter 6, Combustion and Flame of class 8 science. In previous chapter, that is coal and petroleum, we studied about different kind of fuels. Coal and petroleum are themselves fuels that give us energy on combustion, on burning. Okay, in this chapter, we are going to study three topics. First is fuel, second combustion, and third is flame. So let's start with the fuel first. Fuels. Students, we know that as a human being, we do various kind of activities, right? We walk, we run, we eat. There are lots of exercises which we do on a daily basis. To perform those exercises, we need some energy, okay? And where do we get that energy from? From food. So, food gives us energy to perform various life activities, okay? And you must have heard people saying that food is the fuel for our body. ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फूड एक तरीके से फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए. फ्यूल, यहाँ हमें पता चला कि फूड एक ऐसा सोर्स है जो हमें एनर्जी देता है. तो इसका मतलब फ्यूल एक ऐसा सोर्स हुआ जो किसी मशीन को या किसी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है. हमारी बॉडी एक तरीके से एक मशीन है जो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, और वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हमें मिलती है फूड से. इसी तरीके की और भी कई सारी मशीन्स होती हैं जिन्हें रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, दे आर प्लेंटी ऑफ व्हीकल्स आउट देयर. उन व्हीकल्स को रन करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी हमें मिलती है बाय पेट्रोल और डीजल. ओके, तो फ्यूल एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है टू कैरी आउट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट various types of fuels in the heading classification of fuels. On the basis of occurrence, fuels can be classified into two parts, that is first is primary fuel and second is secondary fuel. Primary fuels are the fuels which we obtain from nature and which we use without changing them. Okay, ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो हमें नेचर से मिल रहे हैं और हम उन फ्यूल्स को एज इट इज़ डायरेक्टली यूज़ करते हैं. हम उनमें कोई चेंज नहीं करते, हम उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करते. जैसे हमें नेचर ने दिया, हमने उस फ्यूल को ऐसे ही यूज़ कर लिया. फॉर एग्जाम्पल वुड, काउ डंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा. ओके, ये हो गए प्राइमरी फ्यूल्स, इसको आप नेचुरल फ्यूल्स भी कह सकते हैं. सेकेंड इज सेकेंडरी फ्यूल्स. सेकेंडरी फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जो हमें नेचुरल फ्यूल्स से मिलते हैं, जो हम नेचुरल फ्यूल्स को आफ्टर डूइंग सम फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट वी कन्वर्ट नेचुरल फ्यूल इनटू फिजिकल फ्यूल्स, सेकेंडरी फ्यूल्स. ओके, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बायोगैस इज अ secondary fuel and biogas is obtained from cow dung. cow dung प्राइमरी फ्यूल है जो हमें नेचर से मिल रहा है, और काउ डंग में अगर हम थोड़ा फिजिकल चेंज कर दें या थोड़ा केमिकल ट्रीटमेंट कर दें उसका, तो हमें बायोगैस मिलती है, और बायोगैस हो गया सेकेंडरी फ्यूल. सिमिलरली दे आर वेट, let me decrease the size of the marker. Next is coke. Coke is obtained from coal. Petrol, kerosene, diesel and paraffin wax, there are certain kind of fuels that we obtained from primary fuels. Okay, अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं, प्राइमरी फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनसे हमें कम हीट एनर्जी मिलती है, कम एनर्जी मिलेगी, और सेकेंडरी फ्यूल्स से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द फ्यूल्स. पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, natural fuels or primary fuels, and the fuels that are obtained from primary fuels are called secondary fuels. Next classification is on the basis of physical state.
फिजिकल स्टेट से मतलब कि वो फ्यूल सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं. तो फर्स्ट comes the category of solid fuels. Solid fuels are obviously solid, no need to explain further. Solid fuels example wood, agriculture waste, charcoal, coal, coke, etc. Liquid fuels have the liquid consistency, for example petrol, kerosene, alcohol and diesel. Then third kind of fuel is gaseous fuels that are basically gases in nature. Biogas, natural gas, compressed natural gas, that is known as CNG. You must have seen CNG autos out there. So CNG is the compressed natural gas. Third category of fuels is on the basis of their source. कि हमें वो फ्यूल्स किस सोर्स से मिल रहे हैं. अब वो दो तरीके के फ्यूल्स हैं, रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स. In the previous chapter, we have studied about different kind of resources, renewable resource and non-renewable resource. Renewable resource, I have taught you that renewable resource are the resources which are abundant in nature, okay, which are abundant in nature, which do not replenish, जो ख़त्म नहीं होती हैं, जो exist करती हैं, जिन्हें हम बार बार renew करा सकते हैं, उन्हें कहते हैं renewable resources. For example, solar energy, air, wind energy and water also comes under the category of renewable resource. तो वो fuels जो हमें renewable resources से मिल रहे हैं उन्हें कहेंगे renewable fuels. और ये fuels ऐसे fuels होते हैं जो एक बार perish हो गए, अगर एक बार ख़त्म हो गए तो हम उन्हें दोबारा से renew करा सकते हैं, right? क्योंकि ये हमें natural resources से मिलते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, for example wood and animal waste, cow dung. Wood and cow dung are renewable fuels. Cow dung एक ऐसा fuel है जिसको हम बार बार renew करा सकते हैं. Similarly, wood एक ऐसा fuel है जिसे हम बार बार renew करा सकते हैं. अगर आपने एक पेड़ कट करा है ट्री, तो आप दूसरा ट्री प्लांट कर दो, आपको दोबारा wood मिल जाएगी. So renewable fuels are the fuels which are obtained from renewable resources, and non-renewable fuels are those fuels which are obtained from non-renewable resources. अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिन्हें हम रिन्यू नहीं करा सकते, जो लिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट है. एक बार अगर ये ख़त्म हो गई तो हम इनको दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर fossil fuels, coal and petroleum. These are non-renewable resources, and fuels obtained from coal and petroleum are coke, petrol and paraffin wax, etc. These are the fuels that are called non-renewable fuels. Next topic in this chapter is fuel efficiency. देखिए, you know very well that there are certain kind of fuels that give us less heat energy and certain fuels give us more heat energy, right? For example, wood give us less amount of heat energy. On the other hand, petrol gives us more amount of heat energy. So there are certain kind of fuels that gives us different amount of heat energy. Understood? So those fuels that give us more amount of heat energy are known to be more fuel efficient. Okay. So fuel efficiency is basically the amount of heat produced by burning a certain fuel. आप समझ रहे हैं मेरी बात? फ्यूल एफिशिएंसी क्या है कि अगर आप फ्यूल को बर्न कराते हो तो जितना हीट अमाउंट को रिलीज कराएगा तो वो उसकी एफिशिएंसी होगी. अगर कोई फ्यूल बर्न करने पर ज़्यादा हीट एनर्जी दे रहा है तो उस फ्यूल को हम ज़्यादा एफिशिएंट कहेंगे. जैसे कि पेट्रोल है, अगर आप पेट्रोल को बर्न कराओगे वो इतनी हीट एनर्जी देता है कि द वेरी हैवी लोडेड व्हीकल्स स्टार्ट मूविंग, राइट? तो पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी दे रहा है. अगर आप वुड को बर्न कराओगे तो वुड भी हीट एनर्जी देगा लेकिन पेट्रोल से कम. तो ये अब हम कहेंगे कि वुड कम एफिशिएंट है और पेट्रोल ज़्यादा एफिशिएंट है. अंडरस्टूड? And in terms of the energy produced by fuels are rated in terms of calorific value. एक फ्यूल कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा
ये हमें पता चलेगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से। हर फ्यूल की अपनी एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो हीट प्रोड्यूस कराते हैं। ओके, so what is this calorific value? Calorific value is the amount of heat energy released by the complete combustion of 1 kilogram of fuel. Okay, the heat generated by fuels when they burn is measured in joule or calorie. तो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? जब आप 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करा दोगे तो उसके बर्न होने से जितनी हीट एनर्जी मिलेगी वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है। अंडरस्टूड? आप इस एग्जाम्पल से देखो, फर्स्ट यहाँ पर टेबल में गिवन है वुड। ओके, वुड की कैलोरीफिक वैल्यू क्या दे रखी है? 17,000 टू 22,000 किलो जूल और किलो पर किलोग्राम। yes, kilojoule per kilogram. This kilojoule per kilogram is the unit of calorific value. इस किलोजूल पर किलोग्राम को हम जूल कहते हैं और कैलोरी कहते हैं। अंडरस्टूड? विच इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। तो फ्यूल बर्न करने के किसी भी चीज़ को जब आप बर्न कराते हो तो उसके हार्मफुल इफेक्ट होते ही हैं, सबको पता है। तो फ्यूल को भी अगर आप बर्न करा रहे हो तो उसके भी काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट तो ये है, जब भी आप किसी भी चीज़ को बर्न कराओगे उसमें से 2 गैस तो कंपलसरी निकलना ही निकलना है। पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में बर्न करा रहे हो किसी भी सब्सटेंस को तो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर इनसफिशिएंट सप्लाई में बर्न करा रहे हो तो रिलीज होती है मोर पॉइजनस गैस विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब सफिशिएंट सप्लाई होगी एंड देन अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है, कम है, लिमिटेड सप्लाई है एयर की, और आप तब उस किसी भी सब्सटेंस को बर्न करा रहे हो, जैसे सपोज आप रूम में किसी क्लोज्ड रूम में कोल बर्न करा रहे हो तो आपको रिलीज होगी उस कोल से रिलीज होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है क्योंकि जब आप इसको इनहेल करोगे तो एयर में जब आपने कोल बर्न कराया तो क्योंकि एयर की सप्लाई कम है और आप कोल बर्न करा रहे हो, अब किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन की कमी में कोई चीज़ बर्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वो गैस जब हम इनहेल करते हैं वो हमारी ब्लड में मिक्स हो जाती है और एक्सक्यूज मी हमारी ब्लड में रिलीज हो जाती है, और फिर वो हमारे ब्लड का फ्लो ब्लॉक कर देती है। ओके, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा ऑक्सीजन के अमाउंट में कोई भी चीज़ बर्न कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जितनी भी हीट ओके ये हम अब नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सेकेंड पॉइंट में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में गिवन है, एंड ग्रीन हाउस गैस के बारे में लेट मी चेक। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में गिवन है या देन थर्ड पॉइंट इज कि जितनी भी आप बर्न करा रहे हो फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स बर्न कराने से जैसे कोल है, सपोज अगर आपने कोल को बर्न कराया तो कोल में सल्फर भी प्रेजेंट होता है। जब आप कोल को बर्न कराओगे तो कुछ अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ओके, जैसे दीज आर द क्लाउड्स और आपने बर्न कराया सपोज कोल, यहाँ कोल बर्न हो रहा है, ये कोल बर्न हुआ, रिलीज हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में ही रहेगी, तो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है SO2। और जब भी आप कुछ फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कराते हो, जैसे पेट्रोल को बर्न कराते हो, तो उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ओके, तो ये जब दोनों गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ये दोनों गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं। अब जब भी रेन होगी, बारिश पड़ी, यहाँ पर रेन हुई, और उससे अब रेन तो हमें पता है कि रेन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O,
तो जब वाटर के साथ नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस कंबाइन होती हैं तो वो बनाती हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। कन्वर्ट जब इनका रिएक्शन होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर के साथ, तो दो तरीके के एसिड्स बनते हैं, वो है एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड। तो आप सोचिए अब कि जब वो पानी है, जब वो बारिश बरस रही है, तो वो बारिश की बूंदें पहले H2O थी, लेकिन जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, उनके साथ जब वो कंबाइन होती हैं तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिड, और वो जो रेन पड़ रही है एक तरीके से वो पानी नहीं होता, वो एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड। तो ये बहुत हार्मफुल है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिड रेन। और इससे काफ़ी बिल्डिंग्स करोड हो जाती हैं, मार्बल येलोइंग हो जाता है और काफ़ी करोजन होता है, तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल। और साथ में जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स बर्न भी हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन harmful effects of acid rain given over here. Okay, so next topic is ideal fuel. अब ये ideal fuel क्या होता है? आइडियल फ्यूल की देखिए यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर उसे बोलते हैं, वो टेम्परेचर है, वो लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर फ्यूल स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, या फिर अ फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग आप कह सकते हो। तो वो लोएस्ट या मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर फ्यूल बर्न होने लगता है उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो आइडियल फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए। कम इग्निशन टेम्परेचर होगा तो हमें बहुत जल्दी फ्यूल बर्न करने लगेगा और एनर्जी रिलीज करने लगेगा। सेकेंड, लो कंटेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल मैटर विच रिमेन बिहाइंड एज अ रेसिड्यू। ओके, रेसिड्यू कम लीव करना चाहिए अच्छे फ्यूल को, आइडियल फ्यूल को। थर्ड इज एब्सेंस ऑफ पॉइजनस गैसेस। जब भी आप अच्छे फ्यूल को बर्न कराओ तो उसमें पॉइजनस गैसेस का रिलीज नहीं होना चाहिए। ये आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक है। या बर्न कराने पर उससे हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं होंगी। जैसे पेट्रोल को आप बर्न करा रहे हो तो उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड रिलीज हो रही है जिससे एसिड रेन हो रही है। तो आइडियल फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो बर्न हो मगर उससे कोई गैस ना निकले, जैसे कि सीएनजी। जो सीएनजी ऑटो आप देखते हैं ग्रीन एंड येलो कलर के, तो वो सीएनजी ऑटोज अब जो रन करा रहे हैं उससे कोई हार्मफुल गैस नहीं रिलीज होती है। देन अबेंडेंस एंड ईजिली अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए, अबेंडेंट होने चाहिए और उनकी लो कॉस्ट होनी चाहिए। सीएनजी को इसी वजह से हम एक आइडियल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी आपको बताई 5 कैरेक्टरिस्टिक, सीएनजी में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसलिए सीएनजी को आइडियल फ्यूल कहा जाता है। ओके, next topic is combustion and we shall study this topic in the next video.